बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस गुरुकुल में। बच्चों, इस सीरीज में आपका स्वागत है। 2009 से 2025 तक में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कस करवा रहा हूं। अब तक मैंने बच्चों टोटल 4 चैप्टर का क्वेश्चन करवा रखा है। आज मैं करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? समझते बच्चों। ऑप्शन क्या कहता है? एपिस्टेसिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों उत्परिवर्तन का, जिसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि डीएनए के सीक्वेंस में अचानक से बदलाव आ जाना, किसी भी तरह का अचानक से बदलाव आ जाना, वो कहलाता है उत्परिवर्तन। अगर हम लोग प्रभाविता का बात करेंगे तो प्रभाविता में क्या होता है कि अब एक जो जीन है वो दूसरे जीन के प्रभाव को कम करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता। और एपिस्टेसिस का क्या मतलब है कि जहां पर एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर को, उसके प्रभाव को अगर कम कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस। आंसर अगर देखेंगे तो एपिस्टेसिस और डोमिनेंस दोनों सामने वाले को अप्रभावित करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि डोमिनेंस किसी एक जीन पेयर का एक अलील सामने वाले अलील को प्रभावित करता है, लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि जोड़े का बात किया, अगर एक जोड़ा दूसरे जोड़े को प्रभावित कर रहा है तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों एपिस्टेसिस। ठीक है, ये पूछा गया था बच्चों 2009 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों की क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है? समझते हैं बच्चों, संदेशवाहक आरएनए जिसको हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मान के चलते हैं कि ये एमआरएनए का स्टैंड है और इस एमआरएनए के स्टैंड पर आता है टीआरएनए, जिसे कहा जाता है ट्रांसफर मॉलिक्यूल, और इसमें 3 बेस पेयर का इस तरह से सीक्वेंस बना होता है जिसे कहा जाता है एंटीकोडॉन। और एमआरएनए के पास इसका जस्ट उल्टा कोडॉन होता है जिसे कहा जाता है कोडॉन या फिर ट्रिपलेट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेस ऑन टीआरएनए व्हिच बाइंड टू एमआरएनए कोडॉन। उस 3 सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? टीआरएनए का, जो मतलब एमआरएनए पे बाइंड करता है, तो इनको कहा जाता है बच्चों ट्रिपलेट, यानी कि त्रिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 हो। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ए सेल हैविंग 2n बराबर 14। संलग्नता का क्या मतलब है बच्चों, समझते हैं कि अगर कोई भी जीव है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर अगर डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो लिंकेज का क्या मतलब है कि वो दोनों पेयर जो है एक ही क्रोमोसोम पर आ जाता है। मतलब समझते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर का, और अगर बात करते हैं लिंकेज ग्रुप का, तो लिंकेज ग्रुप बराबर होता क्रोमोसोम नंबर का कौन से कंडीशन का? हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन के बराबर ही होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2n बराबर 14, 2n बराबर 14। अगर हम लोग हैप्लॉइड कंडीशन का बात करेंगे तो 14/2 यानी कि ये आता है 7। तो लिंकेज ग्रुप जो होता है किसी भी क्रोमोसोम का हैप्लॉइड कंडीशन के मैक्सिमम नंबर के बराबर होता है। इसको याद रखना है। संलग्नता का क्या मतलब है कि अगर गुणसूत्र का संख्या हैप्लॉइड कंडीशन में जो भी हो, अगुणित संख्या में जो भी होता है, वो हमेशा उसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 7। ये पूछा गया था बच्चों 2009 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है? कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है, समझते हैं। अगर हम लोग डीएनए का पूरा नाम समझे तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। और अगर बात करते हैं आरएनए का, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरएनए डीएनए से कैसे अलग है। तो अलग कहने का मतलब ये है
कि आरएनए में ऐसा क्या चीज नहीं है जो डीएनए में है। तो ऐसा देखा गया कि डीएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है वो पाया जाता है बच्चों डीऑक्सीराइबोस शुगर, लेकिन आरएनए में पाया जाता है राइबोस शुगर। तो क्वेश्चन ये बोला कि आरएनए जो डीएनए से कैसे अलग है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस रहने से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये पूछा गया था 2009 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल जो है बच्चों वो गार्डन पी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे हेरिडिटी के बारे में, और उन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम था प्रभाविता का, दूसरा नियम था युग्मक की शुद्धता, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपूहन। लेकिन ये संलग्नता जो था इसके नियम का अपवाद है। मेंडल का कहना था कि जब भी युग्मक का निर्माण होगा तो वो युग्मक क्या होता है ना, अलग अलग हो जाता है, लेकिन संलग्नता में क्या आता है, वो जो क्रोमोसोम का नंबर होता है गुणसूत्र वो एक ही चीज पर आ जाता है, दोनों जीन। इस कंडीशन को बोला जाता है संलग्नता। तो ये मेंडल के नियम का अपवाद है, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया तो 2010 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। समझते हैं बच्चों कि जो हम लोग नाइट्रोजनस बेस का बात करते हैं, नाइट्रोजनी क्षार का, उसमें 4 तरह का नाइट्रोजनी क्षार होता है। एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थाइमिन, एक होता है एडेनिन, और एक होता है गुआनिन। इसमें से 2 को अलग ग्रुप बनाया गया है। तो पैरिमिडिन में रखा गया बच्चों साइटोसिन और थाइमिन को। साइटोसिन और थाइमिन को, इन दोनों को बोला जाता है पायरिमिडिन। इन दोनों को बोला जाता है पायरिमिडिन। और एडेनिन और गुआनिन को रखा गया है प्यूरिन ग्रुप में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरएनए के पैरिमिडिन में क्या पाया जाता है। तो ये चारों चीजें बच्चों ये पाया जाता है डीएनए में। बस अंतर ये है कि आरएनए में थाइमिन के जगह पाया जाता है यूरेसिल। बस इतना ही अंतर है बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि आरएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थाइमिन एवं यूरेसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि साइटोसिन एवं यूरेसिल। ये पूछा गया था बच्चों 2010 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए विश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, अमीनो अम्ल संश्लेषण में, या डीएनए संवर्धन में। पीसीआर का पूरा नाम हम लोग समझते हैं बच्चों। पीसीआर का पूरा मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या मतलब है बच्चों, जिसमें डीएनए का पॉलीमर तैयार किया जाता है। मतलब जब हमको लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में हमको डीएनए का सीक्वेंस का जरूरत पड़ता है, तो उस समय पर एक विधि अपनाया जाता है जिसे कहते हैं पीसीआर टेक्निक, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें करते क्या है, क्या डीएनए का विश्लेषण किया जाता है? नहीं। प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है? नहीं। अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया जाता है? या फिर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसमें डीएनए का क्या किया जाता है, संवर्धन। यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन। जब हमको लाखों करोड़ों संख्या में डीएनए सीक्वेंस का जरूरत पड़ता है, तब उस समय हम लोग एक विधि को अपनाते हैं, जिस विधि को हम लोग कहते हैं पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पूछा गया था बच्चों 2010 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने चयन किया था चना को, पाइनस को, टमाटर को, या फिर गार्डन मटर को। तो मेंडल ने बच्चों जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चयन किया था, वो चयन किया था गार्डन मटर को, यानी कि गार्डन पी को। यह पूछा गया था बच्चों 2011 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। बच्चों एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर जो क्लास हम लोग 11th में पढ़ते हैं कोशिका विभाजन में, तो क्या होता है कि जब भी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला जो फेज है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज 1। टोटल उसमें 4 फेज होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। जिसमें से जो प्रोफेज 1 है, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों पूर्वावस्था। तो मियोसिस 1 के पूर्वावस्था फर्स्ट में सबसे पहला जो स्टेट आता है उसे कहा जाता है लेप्टोटीन। दूसरा स्टेज आता है जाइगोटीन। तीसरा स्टेज आता है डिप्लोटीन।
तीसरा स्टेज आएगा बच्चों पैकाइटिन, चौथा स्टेप आएगा डिप्लोटिन, और पांचवें फेज में होता है डायकाइनेसिस। तो समझे बच्चों, जब पूर्वावस्था फर्स्ट का जो पहला स्टेज है जिसे कहा जाता है लेप्टोटिन, इसको हिंदी में भी बच्चों वही कहा जाता है, लेप्टोटिन को हिंदी में लेप्टोटिन ही कहा जाएगा। लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन या फिर डायकाइनेसिस समझते हैं। तो लेप्टोटिन में क्या होता है बच्चों कि क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखना शुरू होता है, यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है यहाँ पर धीरे धीरे विजिबल होने लगता है, दिखने लगता है। और जैगोटिन में क्या होता है बच्चों, तो दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिन्हें कहा जाता है सिनेप्सिस। और पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब यह है कि उसके जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज होना ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ सके। तो क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नहीं लेप्टोटिन में तो विजिबल होता है क्रोमोसोम, जैगोटिन में पेयरिंग यानी कि सिनेप्सिस होता है, पैकेटिन में जाकर के क्या होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटिन में क्या होता है, यह क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था अब उसके बाद दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होता है, लेकिन एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बच जाता है जिसे कहा जाता है काइजमाटा। और डायकाइनेसिस में पूरी तरह से क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस्ड होकर के विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जैगोटिन तो नहीं होगा, लेप्टोटिन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पैकाइटिन, यानी कि पैकाइटिन में ही क्या होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है। ये पूछा गया था 2011 में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है, विच डिजीज इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के कारण कौन सा रोग होता है, क्या डाउन सिंड्रोम होता है, नहीं बच्चों, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, यह है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। यह है बच्चों क्रोमोजोमल यानी कि गुणसूत्री विकार, यह क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में आता है। फिनाइलकेटोनुरिया भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में आता है। और उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी। इन तीनों को याद रखना बच्चों, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में कौन कौन आता है, एक आता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा फिनाइलकेटोनुरिया, तीसरा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये चौथा जो डिजीज है बच्चों सिकल सेल एनीमिया, यही हेमोग्लोबिन के हमारे शरीर में जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जिस वजह से हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का क्या मतलब है बच्चों कि जो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का जो शेप होता है बाइकॉन्केव, वो बाइकॉन्केव से बदल के सिक्कल यानी कि कचिए के आकार का हो जाता है, जिस वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट जो पहुंचना चाहिए था उतना ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं पहुंच पाता है, और इसी बीमारी को कहा जाता है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। इसको ध्यान में रखना है कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये हेमोग्लोबिन के डिफेक्ट के कारण होता है, लेकिन जो बच गया डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया और फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये तीनों जो बच्चों क्रोमोजोमल अविकार है यानी कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। ये पूछा गया था बच्चों 2011 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 5, 4, 7 या फिर 3। तो बच्चों मेंडलों ने जो है वो 7 लक्षण का अध्ययन किया था, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा गया था बच्चों 2011 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन ये कहता है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या दिया था, क्या संलग्नता का नियम दिया था, लिंकेज का नियम तो नहीं दिया था, क्योंकि लिंकेज का नियम अभी हम लोग समझे थे कि मेंडल के नियम का ये अपवाद है। दूसरा अनुवांशिकता का नियम दिया था। तीसरा है थर्मोडायनेमिक्स का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम तो नहीं दिया था बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का नियम हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर, यानी कि अनुवांशिकता का जो नियम दिया था वो दिया था मेंडल ने। ठीक है बच्चों, अब ये पूछा गया था 2011 में, 15 में और 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया कि अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, तो अनुवांशिकता का नियम दिया था बच्चों मेंडल ने। और हमको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकता में टोटल तीन नियम दिया था मेंडल ने। सबसे पहला दिया था प्रभाविता का नियम, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे बच्चों वापस से वही क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। मेंडल का 3 नियम से एक नियम यह है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण के सिद्धांत। अब यहां से आपको जरूर याद करना कि आखिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, प्रभाविता का नियम नहीं, ये तो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। स्वतंत्र अपोहन का नियम ये इसका दूसरा नियम है, और तीसरा नियम है बच्चों पृथक्करण के सिद्धांत। तो मेंडल का हमको 3 नियम याद होना चाहिए। पहला क्या होगा, प्रभाविता के नियम, दूसरा होता है स्वतंत्र अपोहन का नियम, और तीसरा होता है पृथक्करण के सिद्धांत। ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है,
उसके बाद है युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी युग्मक बनेगा बच्चों, तो युग्मक पूरी तरह से प्योर बनेगा, हमेशा शुद्धता होगा, उसमें कोई भी चीज मिक्स होने का नहीं होगा। जैसे अगर मान के चलते हैं कि जब भी अगर गैमेट्स बनता है, या तो एक्स आएगा या तो फिर वाई आएगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है कि युग्मकों की शुद्धता को, नियम को कौन दर्शाता है? पृथक्करण के सिद्धांत। तो हमको मेंडल का तीनों नियम याद होना चाहिए बच्चों, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम और फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी युग्मकों की शुद्धता का नियम को कहा जाता है बच्चों पृथक्करण के सिद्धांत। ये आपको याद होना चाहिए, 2 बार पूछा गया, तो 2011 और 2021 में दोनों आपको तीनों रूल को याद रखना है, तीनों नियम को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिकी के जनक है। अभी हम लोग अनुवांशिकी के बारे में पढ़े, अनुवांशिकी का सिद्धांत भी दिया था मेंडल ने। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? ह्यूगो डे व्रीज है, मॉर्गन है, मेंडल है या फिर डार्विन है? तो हम लोग अभी बार बार मेंडल के बारे में पढ़ रहे कि अनुवांशिकता के बारे में उन्होंने ही बताया था, इसलिए अनुवांशिकी के जो जनक होते हैं बच्चों वो होता है मेंडल। ये पूछा गया था बच्चों 2012 में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षी यानी कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? समझते हैं बच्चों, द्विसंकर क्रॉस यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग क्रॉस करवाते हैं, अगर हम लोग एक कैरेक्टर को लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि या तो अगर हम लोग टॉल ले रहे हैं, प्योर टॉल, और अगर ड्वार्फ ले रहे हैं, बोनापंत यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो जहां पर हम लोग एक कैरेक्टर को लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जहां पर हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि सीड का, बीज का जो कलर और सीड का अगर हम लोग शेप ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग शेप कलर ले लेते हैं बच्चों तो येलो, और एक आ जाएगा रिसेसिव में ग्रीन, और अगर शेप का बात करेंगे तो शेप में आ जाएगा राउंड और रिंकल। तो जब भी हम लोग दो को अगर एक साथ क्रॉस करवाते हैं, दो कैरेक्टर को एक साथ, तो इसे कहा जाता है बच्चों द्विसंकर क्रॉस। और जहां पर हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को लेते हैं, या तो जैसे मान के चलते हैं किसी का कलर ले लिए या फिर लंबापन या बौनापन ले लिए, जहां पर हम लोग किसी एक कैरेक्टर का बात करते हैं बच्चों तो उसे कहा जाता है एक संकर क्रॉस, और जहां पर दो कैरेक्टर का बात किया जाता है उसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में जब भी फिनोटाइप का रेशियो पूछा जाए बच्चों, तो इसमें फिनोटाइप का रेशियो होता है 3:1, और जीनोटाइप का जो रेशियो होता है बच्चों ये होता है 1:2:1। लेकिन जब भी हम लोग द्विसंकर क्रॉस का बात करते हैं तो इसमें अगर फिनोटाइप का आपको अगर रेशियो पूछा जाए तो आपको यही जवाब देना है कि 9:3:3:1। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइपिक अनुपात होते हैं 3:1 नहीं होगा, 1:2:1 भी नहीं होगा, 9:7 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, 9:3:3 क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये 2013 और 2016 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर ये कहता है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता। अब हम लोग समझते हैं बच्चों, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कानों पर जो बाल मिलता है वो किस में मिलता है? पुरुष में मिलता है या फिर महिला में मिलता है? हम सबको पता है कि कानों पर जो बाल होना वो एक पुरुष का लक्षण है। तो क्या एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा? अगर हम लोग समझेंगे ध्यान से, क्या एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम पर या लिंग निर्धारित क्रोमोसोम पर या अलिंग क्रोमोसोम पर? समझते हैं बच्चों, कान पर बाल होना ये हमारे जो पूर्वजों से एक लक्षण आता है। अगर हम लोग मेल है तो ऑब्वियसली मेल जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, अगर हम लोग समझते हैं अगर फादर का क्रोमोसोम XY है और मदर का क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? XX। मेल चिल्ड्रन कैसे बनता है? अगर मदर से X क्रोमोसोम आया और फादर से अगर Y क्रोमोसोम आता है तब ये इसमें क्या आता है बच्चों? मेल चाइल्ड बनता है। लेकिन अगर फादर से X, मदर से भी XX आता है तो इससे बनता है बच्चों फीमेल चाइल्ड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब भी अगर Y होना हो तो उसमें Y क्रोमोसोम का जरूरत है। तो ये कान पर जो बाल होता है बच्चों वो मेल नहीं होता है, तो जिस वजह से तो ये किस पर होना चाहिए? X क्रोमोसोम पर तो नहीं होता है, ये किस पर होता है बच्चों? Y क्रोमोसोम पर। इसको आपको याद रखना है। जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस, हैविंग नहीं बच्चों, यहां पर हो जाएगा हेयरी पिन्ना। हेयरी पिन्ना का मतलब कान पर बहुत ज्यादा बाल होना, ये Y क्रोमोसोम पर होता है बच्चों। ये पूछा गया था 2013 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि वनधता में रोगी नहीं पहचान सकते। वनधता का मतलब होता है बच्चों जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। जब भी किसी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होता है बच्चों, ये कलर ब्लाइंडनेस एक तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये क्या लाल और पीला को नहीं पहचान सकता है, नीला तथा हरा को या लाल तथा हरा को, इनमें से कोई नहीं। इसको ध्यान में रखना है बच्चों, जब भी किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होता है यानी कि वनधता को रोग होता है, वो दो कलर को पहचानने में उनको दिक्कत होता है, एक लाल तथा दूसरा हरा। इसको आपको याद रखना है बच्चों, ये पूछा गया था 2015 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर
कि मानव रुधिर AB वर्ग में अगर हम लोग समझते बच्चों पूरे ब्लड ग्रुप का अगर कंसेप्ट हम लोग समझते हैं तो ब्लड ग्रुप जो बच्चों वो 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, 2 एंटीबॉडी के द्वारा। इसी के बेसिस पर पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप बनाया गया। अगर मान के चलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बनाया गया, तो ऐसा देखा गया कि हमारे शरीर में 2 तरह का एंटीजन पाया जा सकता है। एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी, और इसी के जस्ट उल्टा हमको पाया जाता है बच्चों एंटीबॉडी। तो इसके आधार पर कैसे ब्लड ग्रुपिंग किया गया कि अगर हमारे शरीर में एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप भी क्या होगा बच्चों ए। अगर मेरा एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा बच्चों बी। और अगर मेरा एंटीजन ए और बी दोनों मिल रहा है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों ए बी। और अगर मेरे में अगर कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा है तो उस वक्त यानी कि अगर नील कंडीशन है तो मेरा जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों वो क्या होगा ओ। तो क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है या एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कुछ एंटीबॉडी ए, यहाँ समझते हैं बच्चों एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी उपस्थित समझते हैं बच्चों कि अगर ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन तो ए मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी का तो इसमें एंटीबॉडी जस्ट उल्टा मिलेगा। अगर ए है तो इसमें एंटीबॉडी मिलेगा बच्चों बी, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन मिलेगा ए। और अगर एंटीजन हमको दोनों मिल रहा है तो इसमें एंटीबॉडी नील होगा, एक भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें तो एंटीजन एक भी नहीं है, इसलिए हमको इसमें एंटीबॉडी दोनों मिलता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी का बात किया गया, एंटीबॉडी उपस्थित तो होता है क्या, एंटीबॉडी उपस्थित तो इसमें नहीं होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है या एंटीबॉडी बी। अब समझते बच्चों ए बी के बारे में बात किया गया तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एंटीबॉडी आर अब्सेंट, यानी कि एंटीबॉडी इसमें क्या होते हैं बच्चों अनुपस्थित होते हैं। आपको ध्यान में रखना है एंटीजन 2 तरह का ए और बी, और इसी के आधार पर जो ब्लड ग्रुपिंग किया गया, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप बी ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन दोनों ए और बी दोनों तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए बी, और अगर एक भी एंटीजन नहीं मिला तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ। और इसी का जस्ट उल्टा आपको कर देना है एंटीबॉडी के बारे में। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी हो जाएगा मेरा बी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी तो एंटीबॉडी हो जाएगा ए। अगर मेरे में दोनों एंटीजन पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं मिलेगा, और अगर एंटीजन नहीं है तो हमको एंटीबॉडी दोनों मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूछा गया था 2015 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में, अभी हम लोग बात किए थे एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ओ में हम लोग क्या समझे थे कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन ना तो ए ना तो बी, इन दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उस वक्त मेरा ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों ओ। और अगर हम लोग बात करते हैं इसी के जस्ट अपोजिट में एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं, अगर मेरे अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी मेरे में दोनों पाया जाएगा, यही ब्लड ग्रुप ओ का लक्षण है। तो क्वेश्चन ये बोला कि मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं क्या, सही बात है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। दूसरा एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, नहीं एंटीबॉडी दोनों हमको मिलेगा। एंटीजन उपस्थित होते हैं, ये गलत हो जाएगा, एंटीजन हमको अनुपस्थित है। एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए तो उपस्थित रहता है, साथ में बी भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किस पर जाएंगे बच्चों ए पर, कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटीजन क्या होता है अनुपस्थित होता है। ये बच्चों पूछा गया था 2016 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। ट्राइसोमी 2n के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। समझते हैं बच्चों ट्राइसोमी का क्या मतलब है कि हमारे 21वें गुणसूत्र पर, समझते हैं बच्चों 21वां जो गुणसूत्र होता है, हमको पता है कि गुणसूत्र हमेशा पेयर में यानी कि वो हमेशा 2n के कंडीशन में होता है। तो 21वें गुणसूत्र पर क्या हो जाता है कभी कभी बच्चों कि 2n के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जहां पर हमको क्रोमोसोम का 2 सेट मिलना चाहिए, वहां पर एक क्रोमोसोम का और एक कंडीशन आ जाता है उसका कॉपी, जिसे कहा जाता है ट्राइसोमी। यानी कि 2n क्रोमोसोम तो पहले से ही था, उस पे एक क्रोमोसोम और आ गया, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है बच्चों डाउन सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, तो ट्राइसोमी 2n के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों डाउन सिंड्रोम। ये पूछा गया था बच्चों 2016 में। आपको ये कंडीशन याद रखना है कि 21वें गुणसूत्र पर होता है डाउन सिंड्रोम। जब भी होता है बच्चों वो 21वें गुणसूत्र पर होता है, जहां पर हमको किसी क्रोमोसोम का 2 कॉपी मिलना चाहिए, वहां पर एक और कॉपी आ जाता है, जिसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का जो है मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं बच्चों। जब भी हम लोग बच्चों ब्लड ग्रुप देते हैं तो उसमें हमको एंटीजन और एंटीबॉडी का मिसमैच होना चाहिए।
एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मैच हो गया तब हम उसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी जहां पर मिसमैच हो रहा है तो वहीं पर हम लोग उसको ब्लड दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला गया बच्चों, समझते हैं। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और क्या चाहिए बच्चों, ओ। और हमको पता है कि जब भी ब्लड ग्रुप देना है किसी को तो एंटीजन के आधार पर देंगे। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा, यहां लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। एंटीजन का हम लोग बात करें, और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो मतलब एंटीजन ए और बी दोनों है, और ओ में जो है बच्चों एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। तो एंटीजन क्या करता है बच्चों कि एंटीजन क्या करेगा, अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह का अगर बाहर का चीज आ रहा तो उसे एंटीजन का रहा, तो हम मेरा बॉडी क्या करता है उसके खिलाफ तुरंत से एंटीबॉडी बनाता है। तो क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, ए को तो नहीं कहते, बी भी नहीं कहते हैं, ए बी को कहा जाता है बच्चों यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसमें एंटीजन दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों, और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब कोई सामने लड़ने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहलाता है बच्चों। लेकिन अगर हम लोग ओ का बात करते हैं, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी क्या करता है बच्चों, हर किसी से ब्लड को ले सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन ओ को कहा जाता है बच्चों यूनिवर्सल डोनर। ये पूछा गया था बच्चों 2017 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी कि यूनिवर्सल अगर डोनर का पूछा जाए बच्चों तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या आता है। एक संकरण क्रॉस बच्चों हम लोग समझते हैं, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। एक संकरण क्रॉस का मतलब जहां पर हम लोग किसी एक लक्षण को लेते हैं, अगर मान के चलते हम लोग लंबाई को ले रहे हैं तो मान के चलते हैं उसमें जो लंबा प्लांट होता है बच्चों उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से, जो बौना होता है उसे दिखाते हैं बच्चों स्मॉल टी और स्मॉल टी से। जब भी गैमेट्स का निर्माण होगा तो एक बनेगा कैपिटल टी और यहां से बनेगा स्मॉल टी। जब इन दोनों का गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि F1 जनरेशन में, तो प्लांट जो हमको मिलेगा बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप होगा। लेकिन ये भी प्लांट क्या होता है बच्चों, लंबा। अब हम इसका क्या करवाते हैं बच्चों, सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है बच्चों खुद से क्रॉस करवाते हैं जब भी। तो एक पनेट स्क्वायर हम लोग समझते हैं, इस पनेट स्क्वायर को ध्यान में रखना है। कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो यहाँ पर कैपिटल लिखना, यहाँ पर स्मॉल टी। उसी तरह से सेम यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इसको यहाँ से क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको यहां से करवाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब इसको यहां से करवाते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो पूछा गया बच्चों फिनोटाइप। फिनोटाइपिक का मतलब है कि बाहरी कैरेक्टर हमको कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है या बौना दिख रहा है, समझते हैं। जहां पर भी कैपिटल टी आ जाए मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है, वो लंबे को दिखाता है, जो स्मॉल टी वो बौनेपन को दिखाता है। तो यहाँ पर कैपिटल टी है, हमको एक यहाँ पर लंबा मिल गया, यहाँ भी कैपिटल टी है, ये भी लंबा हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पर भी हमको लंबा मिल गया, टोटल हो गया 3। हमको एक बौना का कंडीशन मिलता है, इसमें रेशियो हो जाएगा बच्चों 3:1। 3 यानी कि हमको मिल जाता है टॉल और हमको 1 मिलता है डॉर्फ, और इसी रेशियो को बोला जाता है बच्चों फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन अगर पूछा जाता है जीनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का मतलब अगर उसका जेनेटिक कंपोजिशन देखा जाता तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन अलग है। तो कैपिटल टी एक जेनेटिक कंपोजिशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक जेनेटिक कंपोजिशन है बच्चों स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखेंगे तो कैपिटल टी हमको 1 दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको 2 दिख रहा है, और स्मॉल टी हमको कितना दिख रहा है बच्चों 1। तो अगर जीनोटाइप का रेशियो पूछा जाता तो 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप का अगर रेशियो पूछ रहा है तो 3:1। इसको आपको याद रखना है बच्चों, आप इसको बोर्ड में यूज कर सकते हैं। तो फिनोटाइप का रेशियो हो जाएगा बच्चों 3:1। ये पूछा गया था बच्चों 2017 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 यह कहता है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, कि जो कैरेक्टर है जो इनहेरिट होता है वो किसने दिया था बच्चों, क्या डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने, डिवरीज ने, या हिकल ने। तो बच्चों ये जो दिया था लेमार्क ने दिया था। यह आपको याद रखने का चीज है कि इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर वो बताया था वो लेमार्क ने ही बताया था। ये पूछा गया था 2017 में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। तो जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस। मान के चलते हैं बच्चों ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, ये दोनों लोकस बच्चों सेम लोकस कहलाता है। अगर एक जीन यहां प्रेजेंट हो और एक जीन यहां प्रेजेंट हो, अगर सेम लोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन।
सेम लोकस पर है लेकिन इसका एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बहुअलील, बहुजीन, ऑन्कोजेनिक या सप्रभाविता जीन। तो इसे कहा जाता है बच्चों बहुअलील, यानी कि एक ही स्थान पर रह करके बहुत ज्यादा मतलब अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करता है। जैसे समझते हैं बच्चों, अगर जो ब्लड को जो कोड करता है, अगर मान के चलते हैं बच्चों एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीजन बी है, तो अगर मेरा ए है तो अभी इसी से हमको टोटल 4 कंपोजिशन मिल जाता है, 4 ब्लड ग्रुप मिल जाता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों मल्टीपल एलील यानी कि बहुअलील। यानी कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकती है उसे कहा जाता है बहुअलील यानी कि मल्टीपल एलील। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या दिखाता है? क्या एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस का मतलब हम लोग समझें कि एक जीन पेयर जो सामने वाले जीन के प्रभाव को या तो कम कर दे या फिर उसको बदल दे, उसे कहा जाता है एपिस्टेसिस। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है बच्चों? दो तरह का हम लोग समझते हैं। एक होता है डोमिनेंस का मतलब तुमको समझते हैं प्रभाविता के नियम, कि सामने वाले के प्रॉपर्टी यानी कि प्रभाव को क्या करता है? वो कम कर देता है, उसे कहा जाता है डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है बच्चों कि दोनों पेरेंट में से किसी का कैरेक्टर हमको शो नहीं होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है बच्चों कि जहां पर दोनों का कैरेक्टर हमको शो हो जाए तो इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? कोड एपिस्टेसिस है, कोडोमिनेंस है या सप्रभाविता है या प्लियोट्रिपी है या फिर अपुन प्रभाविता है। हम लोग एपिस्टेसिस का मतलब समझ चुके, एक जीन पेयर सामने वाले के प्रभाव को कम करता है। कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट का गुण आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक का भी गुण नहीं आता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों? ये एक तरह का प्लियोट्रोपिक कंडीशन बोला जाता है। तो प्लियोट्रोपिक कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों? कि एक जो जीन है वो अपना बहुत सारा इफेक्ट शो करता है, जो सिकल सेल एनीमिया के केस में होता है, उसी कंडीशन को बोला जाता है बच्चों प्लियोट्रोपी। ये पूछा गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन ये है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सा आनुवंशिक बीमारी होता है? अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे बच्चों कि 21वें नंबर अगर गुणसूत्र का बात करते हैं हम लोग, तो 21वें नंबर गुणसूत्र, हमको पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होता है यानी कि 2n के कंडीशन में होता है। तो ट्राइसोमी का मतलब है कि उसमें एक और गुणसूत्र आ गया, तो इसी बीमारी को बोला जाता है बच्चों डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2018 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समान दृष्टि वाली महिला अगर समान दृष्टि की है, जिसके पिता वर्णदाता है, जिसके पिता वर्णदाता, समझते हैं बच्चों कि अगर मान के चलते हैं ये कोई फीमेल है, तो फीमेल है तो उसका क्रोमोसोम का कंडीशन क्या होगा? XX। बोला गया है कि इस फीमेल के जो फादर थे वो क्या थे? वर्णदाता यानी कि कलर ब्लाइंड। समझते हैं बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो अगर फादर है तो उसके क्रोमोसोम जो होंगे वो XY कंडीशन के होंगे। अब अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज अगर अकेला भी अगर यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो ये कलर ब्लाइंड का मतलब ये दिखाते हैं हम लोग बच्चों एक्सी से, तो ऑब्वियसली फादर से ये क्रोमोसोम तो जरूर आया होगा। तो फीमेल में तो इसका क्रोमोसोम का जो जीनोटाइप रहा होगा, एक क्रोमोसोम रहा होगा नॉर्मल और एक क्रोमोसोम रहा होगा कलर ब्लाइंड वाला, लेकिन फिर भी फीमेल जो है वो क्या है बच्चों? वो नॉर्मल है। ठीक है, कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है। इस फीमेल का जो शादी होता है जिस मेल से, उसका दृष्टि सामान्य है। दृष्टि सामान्य का मतलब इसका जो एक्स क्रोमोसोम वाला है वो नॉर्मल कंडीशन है, वाई पर तो रहता नहीं है। अब समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णदाता की संभावना इनमें से क्या होगी? हम लोग समझते हैं बच्चों, यहाँ पर समझते हैं कि अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल होगा और एक एक्स क्रोमोसोम कैसा होगा बच्चों? कलर ब्लाइंड। मेल अगर नॉर्मल है तो एक्स क्रोमोसोम उसका नॉर्मल होगा। समझते हैं कि जब भी अगर मान के चलते कि मदर से एक्स नॉर्मल वाला और फादर से एक्स नॉर्मल वाला, तो क्या इसमें हमको क्या क्या कंडीशन बन सकता है बच्चों? तो ये जो फीमेल चाइल्ड होगी ये बिल्कुल क्या होगी? नॉर्मल। ये फीमेल तो हो गई नॉर्मल। अगला कंडीशन समझते हैं, अगर मदर से ये कलर ब्लाइंड वाला आ रहा है क्रोमोसोम और फादर से अगर ये एक्स नॉर्मल वाला आ रहा है, तो इस केस में भी फीमेल क्या होगी? कैरियर। कैरियर होगी लेकिन कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी। अब अगला कंडीशन समझते हैं बच्चों, बेटे का अगर मदर से तो एक्स नॉर्मल आ रहा है और फादर से अगर वाई आ रहा है, तो इस कंडीशन में बेटा क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मदर से हमको एक्स कैरियर वाला आ रहा है, फादर से अगर वाई आ रहा है, तो बच्चा जो है जरूर वो क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो देखते हैं बच्चों, यहां पर दो नॉर्मल मेल है
ये दोनों मेल का कंडीशन, ये दोनों फीमेल, तो दो मेल में एक मेल हमेशा वो कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि 50% चांस है कि वो जो बच्चा होगा बच्चों, यानी कि जो 50% चांस है कि वो 50% मेल जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। दूसरा, अगर हम लोग फीमेल का बात करते हैं कि दोनों जो फीमेल है एक या तो नॉर्मल है या तो कैरियर है, तो 50% नॉर्मल और 50% कैरियर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं 25% सन ऑफ द कलर ब्लाइंड, नहीं तो 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर क्या होगी बच्चों, वो नॉर्मल होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2018 में, इसको याद रखना है बच्चों इस कंसेप्ट को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक बालक की रुधिर वर्ग ओ है, अगर बालक की रुधिर वर्ग ओ है, समझते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप जो है 3 तरह के जीनोटाइप से डिटरमाइन होता है। एक कंडीशन होता है आई ए का, एक कंडीशन होता है आई बी का, और एक कंडीशन होता है आई ओ का, ठीक है बच्चों। अब जब भी जीन रहेगा हमेशा पेयर में रहता है, तो अगर बोला गया है कि इसमें से ये दोनों डोमिनेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ये दोनों डोमिनेंट करता है, और ये जो ओ वाला है बच्चों ये रेसेसिव जीन है, समझते हैं। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो रेसेसिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ओ वाला कंडीशन होना चाहिए। बच्चे का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, इसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है, तो उसके पिता के जीन प्रारूपी इनमें से क्या हो सकते हैं, समझते हैं बच्चों। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं, अगर पिता का क्या जीन प्रारूप आईओ और आईओ हो सकता, नहीं, अगर आईओ और आईओ कंडीशन होता तो ब्लड ग्रुप ओ आता, आईओ और आईबी कंडीशन हो सकता है तब ना बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, उसमें से अगर एक कंपोजिशन अगर आ रहा ओ वाला तो बच्चे में हो सकता है, आईबी और आईबी रहता तो ब्लड ग्रुप बी होता, अगर आईए और आईए कंडीशन रहता तो बच्चों ब्लड ग्रुप ए होता। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसमें कंडीशन बच्चों ब्लड ग्रुप ओ का आता है, मात्र यही कंडीशन जिसमें ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ये पूछा गया था 2018 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, F2 संचित का वह लक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब समझते हैं बच्चों कि अगर मान के चलते हैं कि एक रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, अगर इन दोनों को क्रॉस करवाया जाए तो इससे जो गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इससे जो गैमेट बनेगा डब्ल्यू। जब इन दोनों को अगर फर्टिलाइज करवाया जाए F1 जनरेशन में तो बच्चों ये जो प्लांट बनता है, ये प्लांट बनता है फ्लावर पिंक कलर का, तो ये रेड था, ये व्हाइट था, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बना बच्चों वो पिंक बना कलर का, तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है बच्चों, कि वो अपने किसी भी पेरेंट से लक्षण उसका ना मिले, ये फूल ना तो रेड कलर का ना तो व्हाइट कलर का, तो ये फूल जो है पिंक कलर का आया, इस नियम को कहा जाता है बच्चों अपूर्ण प्रभाविता। तो अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाला जाए F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन के लिए इसको क्या करते हैं बच्चों, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए हमको पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पनेट स्क्वायर बनाते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं और पनेट स्क्वायर में इसको बैठाते हैं, यहाँ पर R लिखते हैं और यहाँ पर W, यहाँ पर R लिखते हैं और यहाँ पर W, सेल्फिंग करवा रहे हैं। कैपिटल R को कैपिटल R के साथ, ये कैपिटल R और कैपिटल R बनेगा, मतलब ये फ्लावर कैसा होगा बच्चों, रेड। अगला ये कैपिटल R और W, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो फ्लावर बनेगा पिंक फ्लावर बनेगा। अगर इस पे समझते हैं बच्चों, ये R और यहाँ से आ जाएगा W, ये भी फ्लावर बनेगा पिंक कलर का। इन दोनों को अगर किया जाए W और W, ये फ्लावर बनेगा व्हाइट कलर का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो सामने से देखने में कैसा लगेगा, तो हमको एक रेड दिख रहा है, दो हमको पिंक दिख रहा है और एक व्हाइट दिख रहा है, तो रेशियो पूछा जाए तो 1:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये पूछा गया था 2019 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया किन तरह का डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होता है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया जो है वो हमारे क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें जो ऑटो, हमको पता है बच्चों गुणसूत्र टोटल होता है 23 पेयर, उसमें से 23 पेयर में जो है बच्चों 22 पेयर गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम कहा जाता है, ठीक है बच्चों, इसे कहा जाता है ऑटोसोम, ठीक है। और जो एक पेयर बच जाता है उसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो सिकल सेल कोशिका, सिकल सेल एनीमिया जो होता है बच्चों वो होता है ऑटोसोमल संबंधित रोग, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2019 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। टर्नर सिंड्रोम समझते हैं बच्चों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या अंतर है समझते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 नंबर गुणसूत्र पर होता है। ये इसमें होता क्या है, जहां पर 2n का कंडीशन मिलना था वहां पर एक और गुणसूत्र मिल जाता है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम जनरली होता है फीमेल में और मेल में होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, और फीमेल में जनरली होता है बच्चों टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों फीमेल में, जहां पर हमको क्रोमोसोम XX टाइप का मिलना चाहिए था तो वहां पर एक क्रोमोसोम उल्टा गायब हो जाता है, जिसको बोलते हैं X0 टाइप। इस कंडीशन को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, जहां पर क्रोमोसोम को XY मिलना चाहिए वहां पर XXY क्रोमोसोम मिलता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और तो टर्नर सिंड्रोम का बात किया जा रहा है तो जहां पर एक क्रोमोसोम हमको मिलना चाहिए था एक्सेस के कंडीशन में, एक क्रोमोसोम गायब हो जा रहा है। मतलब अगर क्रोमोसोम का हम लोग संख्या का बात करें बच्चों 46 होता है, तो एक क्रोमोसोम गायब हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, तो उसमें क्रोमोसोम बचता है बच्चों 45, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 2000 ये पूछा गया था बच्चों 2020 में। अगला क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है बच्चों कि दोनों जीन में से किसी का भी अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहु अलील को दर्शाता है, यानी कि मल्टीपल अलील को। सही बात है कि हम लोग एक ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए हम लोग 3-3 अलील का, बहुत सारा अलील को हम लोग देखते हैं। क्या कोडोमिनेंस को दर्शाता है, दोनों का गुण कभी कभी शो होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बोथ बी एंड सी। इसके बारे में हम लोग अभी जिक्र किए थे कि कोडोमिनेंस क्या होता है, इन मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। ये पूछा गया था 2020 में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, ये कहता है ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन। ZZ ZW बच्चों वो जितने भी बर्ड हैं, जैसे अगर हम लोग मेल का बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे हम लोग क्रोमोसोम का डिसाइड करते हैं, तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। ये होता है ह्यूमन बींग्स में। और बच्चों ZZ और ZW ये पाया जाता है बच्चों बर्ड्स में। जितने भी बर्ड्स है बच्चों उसमें पाया जाता है ZZ और ZW। इसमें बर्ड्स देखिए एग्जांपल में बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि पीकॉक। ये पूछा गया था 2020 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या है, क्या ये लिपिड है, इम्यूनोजेनिक एसिड है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन या एक्सोजेनिक प्रोटीन है। समझते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है कि जब भी हमको कोई बाहरी जीन सामने वाले होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना होता है तो उसके लिए उस डीएनए सीक्वेंस को उसके साथ हमको मैच करवाना पड़ता है, जिन प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है बच्चों, वो एक तरह का इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, ताकि उसका जेनेटिक कंपोजिशन उसको क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एक तरह का इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 34 का हो जाएगा बच्चों सी। ये पूछा गया था 2020 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ बच्चों, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। पैकेटिन या फिर डायकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि पैकेटिन। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट है बच्चों, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है बच्चों एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब है कि जहां पर एक जीन जोड़ा दूसरे जो जीन जोड़ा है उसके प्रभाव को कम कर देता है या फिर बदल देता है, इसी कंडीशन को कहा जाता है एपिस्टेसिस। डोमिनेंस का मतलब है कि एक ही जीन रहेगा, उसमें जोड़ा का नहीं, एक जीन जोड़ा, उसमें से एक जीन जो सामने वाले के इफेक्ट को कम करता है, तो उसे कहा जाता है डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए। ये पूछा गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, उसमें से क्या प्रभाविता नहीं। ये मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का। युग्मक की शुद्धता, ये भी उसका नियम है। सहलगनता या स्वतंत्र अपवन, ये तीनों जो है बच्चों मेंडल का अपवाद नहीं है, मेंडल का तीनों नियम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि सहलगनता। तो ये तीनों तो बच्चों नियम है मेंडल का, इसको हमको याद रखना है, अभी हम बताएंगे।
2021 में पूछा गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन। क्वांटिटेटिव ट्रेट इन ह्यूमन में कौन सा एग्जाम्पल आता है? क्या हेयर कलर आता है, स्किन कलर आता है, शेप ऑफ नोज या फिर कलर ऑफ आई? समझते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जिस तरह का ट्रेट होगा तो उसी तरह का हमको कलर आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग समझते हैं बच्चों, अगर स्किन का बात करते हैं तो उसमें कंपोजिशन देखा जाता है कि कितने अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट है। क्वांटिटी देखा जाता है कि अगर मेलानिन का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है तो वो जो इंसान होगा बहुत ज्यादा लाइट होगा, थोड़ा सा तो उससे ज्यादा हल्का डार्क होगा, उससे और ज्यादा तो इंटरमीडिएट डार्क होगा। अब बहुत ज्यादा मेलानिन मिल रहा है तो वो इंसान बहुत ज्यादा डार्क है। तो इसमें क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है बच्चों, वो एक ही एग्जांपल आता है, वो आता है स्किन कलर का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि त्वचा का रंग। ये पूछा गया था बच्चों 2022 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर ये कहता है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? पूरक जीन, युग्म विकल्पी, संपूरक जीन या फिर विषम युग्मनज। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को बोला जाता है बच्चों अलेल। इसको याद रखना है, ये पूछा गया था 2022 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विभिन्नता के मुख्य स्रोत हैं। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? समझते हैं बच्चों, क्या माइटोसिस समसूत्री विभाजन में वेरिएशन आता है? नहीं, माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन कब होता है बच्चों? कि अगर मान के चलते कि हमारे बॉडी का कोई सेल अगर डैमेज हो गया, उन सेल का रिपेयरिंग करना हो, सेल का ग्रोथ करना हो, उन सेल में किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो, उसके रिपेयरिंग का काम हो, मेटाबॉलिज्म का काम हो, उसको चेंज करने का काम हो, इस सारा बच्चा जो होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। तो समसूत्री विभाजन से वेरिएशन तो नहीं आता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन से वेरिएशन आता है। सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आता है बच्चों म्यूटेशन से ही आता है, ठीक है। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। तो म्यूसिस डिवीजन में भी वेरिएशन आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में वेरिएशन आता है। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आता है बच्चों उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन में आता है। निषेचन में तो वेरिएशन आता नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि म्यूटेशन। ये पूछा गया था 2022 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू। मियोसिस में जो वेरिएशन आता है मियोसिस करने वक्त, तो किसके वजह से आता है? क्रॉसिंग ओवर से आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के वजह से आता है, लिंकेज के वजह से आता है, बोथ ए एंड बी। समझते हैं बच्चों, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना। जैसे मान के चलते हैं बच्चों, अगर ये क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर है, ये दोनों पेयर कहलाता है बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड, और ये भी दोनों कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों जिसमें से एक ये और एक इसके लिए, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है बच्चों? दोनों का जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज होना। जब भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उस वक्त वेरिएशन आता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर में तो वेरिएशन आता ही है। और जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग होने लगता है तो उस वक्त भी क्या आता है बच्चों? वेरिएशन आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। लिंकेज क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि लिंकेज में क्या आता है, जो चीज दोनों अलग होना चाहिए वो एक ही क्रोमोसोम पे दोनों साथ में ही आ जाता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है लिंकेज। और हमको पता है लिंकेज के बारे में, गुणसूत्र के जो हैप्लॉइड कंडीशन है अगुणित संख्या उसी की हमेशा बराबर होता है लिंकेज कंडीशन। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी। ये पूछा गया था 2023 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ विच स्टेज। क्या है? विनियम किस अवस्था की विशेषता है? लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटिन या डाइकाइनेसिस। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है। हमको पता है सबसे पहला जो स्टेज है लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। याद रखना बच्चों, लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होता है। उसके बाद जैगोटीन में दोनों क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसे कहा जाता है सिनेप्सिस। उसके बाद बच्चों पैकेटिन में क्या होता है? उनका क्रॉसिंग ओवर होता है जहां जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और फिर डिप्लोटीन में वो दोनों क्रोमोसोम अलग होने लगता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होकर के एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं काइजमाटा। और डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम पूरा फुल्ली कंडेंस्ड होकर के दोनों अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, यानी कि पैकेटिन। ये पूछा गया था 2023 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि गुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। किसके द्वारा? कॉल्चिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म के द्वारा, कॉल्चिसिन के द्वारा या फिर क्लोरोक्विनाइन के द्वारा। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब समझते हैं बच्चों क्या? पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में गुणसूत्र की जो भी संख्या है, जैसे मान के चलते हैं बच्चों 2n कंडीशन में, तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम का संख्या बढ़ जाना। जैसे 2n है तो 2n से बढ़ के और बढ़ गया, यानी कि 2n एक्स्ट्रा और आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग ये सेम स्पेसीज में होता है
अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है किसी सेम स्पेसीज में बच्चों, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऑटो पॉलीप्लाइडी। ऑटो पॉलीप्लाइडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, वो किया जाता है बच्चों कोल्चिकाइन के द्वारा। तो कोल्चिकाइन क्या करता है बच्चों कि हमारा जो इम्यून सिस्टम का जो सप्रेसर एजेंट है उसको बिल्कुल कम करके क्या करता है, मतलब समझने का मतलब समझते हैं कि कोल्चिकाइन एक तरह का वो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल कोल्चिकाइन क्या करता है कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, जिस वजह से क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो हो जाता है, लेकिन जब उसको साइटोकाइनेसिस करना चाहिए था, न्यूक्लियस का डिवीजन करके उसको सेपरेट करना चाहिए था, वो चीज इसमें नहीं हो पाता है, जिस वजह से उसके अंदर क्रोमोसोम का संख्या डबल हो जाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है बच्चों ऑटो पॉलीप्लाइडी, जो होता है कोल्चिकाइन के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये पूछा गया था 2023 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि ऑटोसोमल प्राथमिकता नॉन डिसजंक्शन के कारण वाला रोग है ए डिजीज काउज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, दात्र कोशिका अरक्तता, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, या फिर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, या फिर डाउन सिंड्रोम। तो हम लोग बच्चों समझते हैं ऑटोसोमल प्राथमिकता नॉन डिसजंक्शन का क्या मतलब है बच्चों। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि वो अपने जगह से क्या हो जाता है ना बच्चों, कि एक जगह से दूसरे जगह वो जहां पर हमको सेग्रीगेट होना चाहिए था वो सेग्रीगेट नहीं हो पाता है। तो ऑटोसोमल डिजीज पूछ रहा है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर हम लोग बात करते हैं डाउन सिंड्रोम का। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, तो ये जो होता है बच्चों ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जहां पर हमको क्रोमोसोम XX कंडीशन का मिलना चाहिए था, वहां हमको क्रोमोसोम मिलता है एक्सो टाइप का। क्लाइनफिल्टर में क्या होता है बच्चों कि जहां पर हमको XY कंडीशन का मिलना चाहिए था, यहाँ पर हमको मिलता है XSY का। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, जो बीटा ग्लोबिन का जो चेन है, जो बीटा ग्लोबिन का जो चेन है उसमें क्या हो जाता है, वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों नॉन डिसजंक्शन। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका और रक्तता। ये पूछा गया था बच्चों 2023 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है बच्चों, जब भी हम लोग समझते हैं, जब भी हम लोग डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर रेशियो देखा जाए, डायहाइब्रिड का मतलब हम लोग समझते हैं बच्चों दो कैरेक्टर लेते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग एक रेड ले रहे हैं और साथ में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे अगर समझते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान से, जब भी हम लोग रेड ले रहे हैं या फिर हम लोग होमोजाइगस लेते हैं, अगर हम लोग मान के चलते हैं राउंड और येलो लेते हैं, शेप लेते हैं, एक कलर लेते हैं। सबसे पहले राउंड, और राउंड के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर, रिंकल के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों स्मॉल आर और स्मॉल आर। जब भी हम लोग कलर के लिए लेते हैं कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए हम लोग लेते हैं स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बच्चों दो करेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाते हैं। जब भी इससे अगर गैमेट बनेगा, गैमेट जो बनेगा बच्चों, इसमें इस तरह का गैमेट बनता है, कैपिटल आर और वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरह का गैमेट बनता है बच्चों। जब भी इसका सेल्फिंग करवाया जाता है, टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए बच्चों इसको हमको क्रॉस करवाना पड़ता है हमेशा रेसेसिव के साथ, यानी कि स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर, और हमको इसको साथ क्या करवाना बच्चों, क्रॉस करवाना है। तो जब भी हम लोग इसका क्रॉस का रेशियो देखेंगे बच्चों टेस्ट क्रॉस में, वो रेशियो हमेशा आपको 1:1:1:1 ही आएगा। तो इससे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटी डिजीज। कौन हेरिडिटी डिजीज नहीं है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया, क्रेटेनिज्म, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। समझते हैं बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया जो है बच्चों वो हेरिडिटी डिजीज है, थैलेसीमिया भी हेरिडिटी डिजीज है। ठीक है, और अगर बात करते हैं क्रेटेनिज्म का, ये भी अनुवांशिकी बीमारी है। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखा जाए बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जो है बच्चों ये कोई अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये आपको बच्चों समझने वाला बात है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो अनुवांशिक बीमारी है और कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं है। क्रेटिनिज्म हम लोग बच्चों देखते हैं डाउन सिंड्रोम के केस में, जहां पर बच्चे की बुद्धि जो वो कम हो जाती है और हाइट जो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों क्रेटिनिज्म। ये पूछा गया था बच्चों 2023। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले
एंटीरियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाले तथा किसका उदाहरण है? समझते हैं बच्चों, जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, अगर मान के चलते हैं बच्चों, अभी हम लोग ये क्वेश्चन करवाए थे, ये अगर रेड फ्लावर है और ये अगर हम लोग व्हाइट फ्लावर लेकर के चलते हैं, जब इन दोनों में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमको पिंक कलर का मिलता है, मतलब ये तो कंडीशन है रेड, ये कलर है व्हाइट कलर, जब इसका क्रॉस करवा करके हमको F1 जनरेशन देखते हैं बच्चों, ये हमको कलर मिल रहा है पिंक कलर का, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? समझते हैं बच्चों कि जहां पर वो अपने पेरेंट के किसी भी पेरेंट से रिजेम्बलेंस ना हो, ना तो ये रेड से रिजेम्बलेंस कर रहा ना तो व्हाइट से, ये अलग ही कलर बन के आया पिंक कलर का, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब क्या होता है बच्चों? अप्रभाविता में क्या होता है, एक जीन सामने वाले के जीन को कम कर देता है, तो अगर मान के चलते अगर ये डोमिनेंट होता ये रिसेसिव होता तो इस केस में ये फ्लावर जो होता है वो रेड का होना चाहिए था, लेकिन अगर मान के चलते कि यहाँ पर ये रेड है और यहाँ पर व्हाइट है, तो यहाँ पर F1 जनरेशन में जो फ्लावर आ रहा है वो पिंक कलर का फ्लावर आ रहा है, तो जो एक उदाहरण आता है अपूर्ण प्रभाविता का। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कि लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, कारक विकिक्त होते हैं, मटर में कारक जोड़े में होते हैं, या अलील के आपस में सम्मिश्रण होते हैं। करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर। फैक्टर किसको बोला गया बच्चों? मेंडल जो है वो जीन यानी कि अलील को सबसे पहले वो फैक्टर के रूप में बोला था। ये स्टेटमेंट तो सही है कि करेक्टर जो कंट्रोल होता है वो फैक्टर के द्वारा होता है। इन पी फैक्टर आर इन पेयर, सही बात है, जो भी हम लोग फैक्टर लेते हैं वो हमेशा पेयर में लेते हैं। अगर लंबाई का बात करें तो एक टॉल लेते हैं, दूसरा ड्वार्फ लेते हैं, और अगर हम लोग कलर का बात करेंगे तो एक राउंड लेते हैं। अगर हम कलर का बात करें येलो ग्रीन हो गया, शेप लेना हो तो राउंड और रिंकल लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन तो सही है। बी नंबर अगर पूछा जाए तो फैक्टर आर डिस्क्रीट, ऑब्वियसली सही बात है, कारक विभक्त होते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन है कि अलील का आपस में सम्मिश्रण होना, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन इनमें से क्या है? असत्य है कि अलील कभी भी आपस में सम्मिश्रण नहीं होते हैं। अलील जो है वो कभी भी आपस में ब्लेंडिंग उसमें नहीं शो करता, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, ये पूछा गया था 2024 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। स्वतंत्र स्वतंत्र, व्हाट इज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? स्वतंत्र अपवहन के नियम का कोशिका आधार यानी कि साइटोलॉजिकल बेसिस क्या है? कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है बच्चों, तो उसमें उसका साइटोलॉजिकल बेसिस क्या करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील, तो नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील, तो ये एलील के बारे में बात कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो नहीं कहा गया है। एलील ऑफ ए पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, तो सेपरेट होता है तो ये इस नहीं दर्शाता, ये दिखाता है बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। अगला है एलील में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये दिखाता है बच्चों प्रभाविता के नियम को दिखाता है। मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविता के नियम, ये उसको दिखाता है। चौथा ऑप्शन है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन लाइन इंडिपेंडेंटली इन बताओ मेटाफेज वन, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। यानी कि साइटोलॉजिकल बेसिस ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कि उसमें क्रोमोसोम का जो पेयर है यानी कि वो मेटाफेज वन में क्रोमोसोम का जो युग्मक है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। तो जब भी मेटाफेज का कंडीशन आता है, जो भी क्रोमोसोम होता है एक दूसरे से क्या हो जाता है बच्चों? अगर ये बीच मेटाफेजिक प्लेट बनता है और उसी मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है, वो सारा गुणसूत्र आकर के एक जगह एक लाइनिंग में एक अलाइनमेंट बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेटाफेजिक प्लेट। और यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का साइटोलॉजिकल बेसिस कहलाता है कि मेटाफेज वन में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। यह पूछा गया था बच्चों 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्या मेंडल ने किया था? नहीं, मेंडल ने तो प्रतिपादित किया था वंशागति के नियम। सटन एंड बोवेरी, मॉर्गन या फिर हैंकी, तो बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सटन एवं बोवेरी, इन्होंने ही वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी, यानी कि सटन एंड बोवेरी। ये पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? अभी हम लोग बच्चे क्रोमोसोमीय विकार के बारे में पढ़े थे, 3 क्रोमोसोमीय विकार पढ़े थे। डाउन सिंड्रोम, जिसमें कंडीशन किसवें नंबर पर होता है बच्चों? 21 नंबर क्रोमोसोम पर होता है।
जहां पर ट्राइसोमी का कंडीशन आता है 2n+1। टर्नर सिंड्रोम बच्चों किस में होता है? फीमेल में। जहां पर XX टाइप का क्रोमोजोम होना चाहिए था, एक क्रोमोजोम गायब हो जाता है जिसे बोलते हैं एक्सोटाइप। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? ये होता है जनरली मेल में, जहां पर XY क्रोमोजोम मिलना चाहिए तो वहां पर और एक एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम आ जाता है, जो कंडीशन बच जाता है XXY का। तो ये तीनों जो डिजीज है बच्चों, ये एक तरह का क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। अगर हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया का बच्चों, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ये पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? हु प्रोवाइडेड एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा ऑफ द डीएनए? डीएनए का एक्सरे डिफ्रेक्शन किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस एवं रोजन फ्रैंकलिन ने, टारगफ ने, वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर होले ने? तो अगर बच्चों अगर समझेंगे, एक्सरे डिफ्रेक्शन का जो डाटा दिया था बच्चों, वो दिया था मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन में। ये बच्चों आपको नाम अगर जहां भी दिया हुआ उस सारे नाम को बच्चों आपको एक जगह याद रखना पड़ेगा कि एक्सेल डिफ्रेक्शन जो दिया था डीएनए का बच्चों, वो दिया था मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन के समझते हैं। असंदिग्ध का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उसमें से अगर मान के चलते हैं कोई अमीनो एसिड है, अगर हम लोग कोई किसी अगर अमीनो एसिड का बात करते हैं बच्चों, उसमें एक जो अमीनो एसिड होता है किसी एक कोडोन के द्वारा ही कोड होता है, सिंगल कोडोन के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? डीजेनरेट और रिडंडेंट का मतलब समझते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चों? सारे के लिए एक ही कोडन, सबके लिए एक ही कोडन को कहा जाता है सार्वभौमिक। विशिष्ट का मतलब वही है बच्चों जो हम लोग असंदिग्ध में पढ़े, कि यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडन का जरूरत पड़ेगा, उसे कहते या तो विशिष्ट कह देते हैं या फिर असंदिग्ध। ये दोनों का मतलब एक ही है। अनएम्बिगियस कहेंगे या फिर स्पेसिफिक, दोनों का मतलब यही कि बच्चों की एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडन का जरूरत है। सार्वभौमिक का क्या मतलब हो गया बच्चों? कि एक अमीनो एसिड, अगर हम मेडिल अगर एक अमीनो एसिड वो जरूरी है तो वो सारे के लिए वही जरूरी है। इसमें पूछा गया सम अमीनो एसिड आर कोडन बाय मोर देन वन कोडन, तो इसमें बोला गया कि बच्चों एक अमीनो एसिड जहां पर एक कोडन उसको मिलना चाहिए था, तो एक से ज्यादा कोडन उस पर काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं बच्चों अपाहिसता, यानी कि डीजेनरेट या फिर रिडंडेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आपको ध्यान में रखना बच्चों, ये पूछा गया था 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मात्रात्मक के द्वारा, एकाधिक जीन के द्वारा, गुणात्मक के द्वारा, या इनमें से सभी? समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग मनुष्य की त्वचा का बात करेंगे तो क्वांटिटी पे तो डिपेंड करता है। देखा जाता है कि मेलेनिन जो बच्चों एक तरह का पिगमेंट है जो हमारे शरीर में कलर देता है। मेलेनिन का क्वांटिटी देखा जाता है कि कितने अमाउंट में मेलेनिन है, उसको नंबरिंग किया जाता है 0 1 2 3 4 5 6। इस लेवल पर देखा जाता है कि बहुत ज्यादा फेयर है या हल्का फेयर है या फिर हल्का डार्क है या इंटरमीडिएट डार्क है या बहुत ज्यादा डार्क है, तो क्वांटिटी पे देखा जाता है कि अगर उसमें मेलेनिन का क्वांटिटी कैसा है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा। उसके बाद देखा जाता है बच्चों एकाधिक जीन। तो ये जो कंडीशन आता है बच्चों मनुष्य के रंग का, ये मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, यानी कि एक से अधिक जीन इसको कोड करता है। गुणात्मक ऑब्वियसली सही बात है, यह क्वालिटी को भी दर्शाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? मतलब वैसा पुरुष जिसमें महिला वाला लक्षण आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ कहते हैं क्या? पॉलीमॉर्फ का क्या मतलब है बच्चों? पॉली का मतलब होता है बहुत, अमॉर्फ का मतलब होता है बच्चों उसका करेक्टर, या फिर अगर हम उसका गुण हम लोग समझेंगे तो पॉलीमॉर्फ का मतलब है कि उसका जो मॉर्फोलॉजिकल होगा, बाहरी जो स्वरूप होगा वो उसका बहुत सारा हो सकता है। जॉलीमॉर्फ तो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, बायो में कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। गायनोमॉर्फ का क्या मतलब है बच्चों? कि उसका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होगा वो फीमेल से मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं गायनोमॉर्फ। गायनो एंड्रोमॉर्फ का मतलब समझते हैं बच्चों। गायनो का मतलब हो गया यहाँ पर फीमेल, और एंड्रो का मतलब हो गया बच्चों मेल। मॉर्फ का मतलब हो गया इसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मॉर्फोलॉजी, यानी वैसा मेल जिसमें उसका जो मॉर्फोलॉजी है
वो एग्जैक्ट वो फीमेल के जैसा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों गायने एंड्रोमॉर्फ कहा जाता है, यानी कि गायने एंड्रोमॉर्फ, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। यही क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैन विथ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है बच्चों गायनो एंड्रोमॉर्फ। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्विंस ब्रदर। हम लोग ट्विंस ब्रदर का कंसेप्ट समझते हैं बच्चों, आखिर ट्विंस ब्रदर कैसे होता है। ट्विंस ब्रदर होने का दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है बच्चों कि एक ही युग्मज से, एक युग्मजी। दूसरा होता है बच्चों द्वियुग्मजी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और इसे कहा जाता है बच्चों डायजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का क्या मतलब है बच्चों, वो एक ही जाइगोट से दो ट्विंस बना। अगर मान के चलते बच्चों एक सिंगल जाइगोट है, इस जाइगोट से जो ट्विंस बन रहा है इसे कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें खास बात यह है बच्चों कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में या तो दोनों भाई हो सकता है, या तो दोनों बहन हो सकती है, बोथ या तो ब्रदर होगा या तो बोथ सिस्टर। लेकिन जब भी हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विन का बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर दो जाइगोट बनता है। इसमें कंडीशन हो सकता है ये दोनों जो है या तो ब्रदर बन जाए, या तो ये दोनों सिस्टर हो जाए, या फिर एक ब्रदर एक सिस्टर। ये कंडीशन हो सकता है बच्चों डाइजाइगोटिक ट्विन में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्विंस ब्रदर। क्या एक ही युग्मज, दो युग्मज, बिना युग्मक तो होगा नहीं, युग्मक के सिर्फ अकेला युग्मक से हो नहीं सकता है, तो या तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा बच्चों एक ही युग्मज, और दो युग्मज से भी हो सकता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जुड़वा भाई, तो जुड़वा भाई हमको किसमें मिल सकता है, मोनोजाइगोटिक में भी मिल सकता है और डाइजाइगोटिक में भी मिल सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ऑप्शन दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। अतिरिक्त जोड़ा पूछा है, सिंगल नहीं पूछा है। ट्राइसोमिक का मतलब हम लोग समझे थे बच्चों, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जहां पर हमको गुणसूत्र 2 एंड कंडीशन मिलना चाहिए था, वहां पर एक गुणसूत्र आता है। क्या ये जोड़ा है? नहीं, सिंगल आए तो वो जोड़ा तो नहीं हम लोग कह सकते, तो ट्राइसोमी है। डबल ट्राइसोमी का क्या मतलब है बच्चों? डबल ट्राइसोमी का मतलब है कि 2n को कंडीशन तो है, लेकिन उसमें एक क्रोमोसोम आया और उसी के जैसा और एक क्रोमोसोम आ गया, इसे कहा जाता है बच्चों डबल ट्राइसोमी। टेट्रासोमी का क्या मतलब है बच्चों कि 2n का कंडीशन है और टेट्रासोमी मतलब दो हमको क्रोमोसोम और आ गया, इसे कहते हैं बच्चों टेट्रासोमी। नलीसोमी का मतलब है बच्चों कि जहां पर 2n कंडीशन हमको मिल रहा था तो वहां से हमको एक पेयर क्रोमोसोम गायब हो गया, तो इसे कहा जाता है नलीसोमी। कहने का मतलब क्या, अगर मान के चलते हैं कि मेरे बॉडी में क्रोमोसोम अगर मान के चलते 2n बराबर 14 था, अब ये घट के कितना हो जाएगा बच्चों? ये घट के हो जाएगा 12। ठीक है, 2n+2 का टेट्रासोमी का कंडीशन मतलब क्या है कि अगर 2n का कंडीशन अगर मान के चलते हैं 14 था, दो क्रोमोसोम यानी कि पेयर में बढ़ता है, तो ये कंडीशन बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। जोड़ा का बात क्या है बताओ? ये तो जोड़ा नहीं है, ये अलग अलग आया, जोड़ा नहीं आया है। तो जोड़ा अगर का बात किया जाता है बच्चों वो होता है टेट्रासोमिक में, यानी कि 2n+2 के कंडीशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का जोड़ा एक साथ मतलब उसमें आ जाता है, जिसे कहा जाता है टेट्रासोमिक। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता कोडोमिनेंस में F2 संचित का प्रारूपीय अनुपात को दर्शाता है। कोडोमिनेंस का मतलब अभी हम लोग समझे थे बच्चों, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? डोमिनेंस का मतलब है कि दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का प्रभाव को दिखाएगा, उसे कहा जाता है डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है बच्चों कि दोनों पेरेंट में से किसी एक का भी अगर वो गुण को नहीं दिखा रहा है, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों कि दोनों पेरेंट में से दोनों का अगर वो गुण दिखा रहा है तो इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलते एक रेड कलर का फ्लावर है,
दूसरा पिंक कलर का फ्लावर या फिर व्हाइट कलर का फ्लावर लेकर के चलते हैं, तो उससे जो नया फ्लावर बन रहा है, तो अगर वो रेड और व्हाइट दोनों कलर का दिख रहा है तो इसे कहा जाएगा कोडोमिनेंस, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे स्वप्रभाविता। लेकिन अगर एक फ्लावर रेड है, दूसरा व्हाइट फ्लावर है, अगर उन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद अगर हमको पिंक कलर फ्लावर मिल गया, वो ना तो रेड से मिल रहा ना तो व्हाइट से मिल रहा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता का क्या मतलब है, एक रेड कलर का फ्लावर, एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, अब उन दोनों को जब क्रॉस करवा तो हमको सिर्फ व्हाइट कलर का फ्लावर मिला या फिर रेड कलर का फ्लावर मिला, तो इसे कहते हैं हम लोग बच्चों प्रभाविता का नियम। प्रभाविता में किसी एक का गुण आएगा, अपूर्ण प्रभाविता में दोनों में से किसी का गुण नहीं आएगा, और सप्रभाविता का मतलब दोनों का गुण आ जाता है बच्चों। तो जब भी अगर हम लोग इसमें रेशियो का बात करेंगे कोडोमिनेंस का, इसमें होता है कैसे बच्चों, समझ के चलते हैं। ये अगर रेड कलर का फ्लावर है और ये व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो इससे जो गैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, एक लाल कलर का यानी कि रेड बनेगा, इससे एक युग्मक बनेगा डब्लो। जब इन दोनों का F1 जनरेशन को देखेंगे तो ये हमको मिलेगा RW, यानी कि ये जो फूल होगा लाल भी फूल होगा, साथ में ये सफेद भी, हमको दोनों कलर का ये फूल दिखेगा, तो ये हमको RW। जब हम इसका सेल्फिंग करवाते हैं यानी कि F2 जनरेशन जब हम लोग देखेंगे बच्चों, F2 जनरेशन के लिए हम बताए हैं कि हम लोगों को हमेशा पनेट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर R लिखते हैं, यहाँ W, यहाँ पर भी R, यहाँ पर W। अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं R को R से, तो हमको यहाँ जो फूल मिलेगा बच्चों यानी कि लाल कलर का मिलेगा। यहाँ पर R और W लेते हैं यानी कि लाल और प्लस में सफेद, ये हमको दोनों कलर का दिखेगा। अब वापस इसको करवाते हैं R और W, ये भी लाल और सफेद मिलेगा, W और W, तो ये हमको कैसा दिखेगा बच्चों, ये हमको सिर्फ सफेद दिखेगा। फिनोटाइप के मतलब कलर में कैसा दिख रहा है, सामने से देख के कैसा दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, दो लाल और सफेद दोनों दिख रहा है, और एक हमको सफेद दिख रहा है। रेशियो अगर बात करें तो 1:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2025 में, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। क्या गार्लिक में, समझते हैं बच्चों, लहसुन में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, ओल में अगर हम लोग समझेंगे तो ओल में क्या होता है, उसके अंदर का जो कॉर्म होता है, इसको हम लोग कहा जाता है बच्चों कॉर्म, यानी कि जैसे हाथी का पैर होता है उसके अंडरग्राउंड का जो स्टेम है वो हाथी के पांव के जैसा दिखता है, उसी को कहा जाता है कॉर्म, और उसी के द्वारा उसमें होता है, ट्यूबर के द्वारा होता नहीं है। आलू के द्वारा जो बच्चों होता है वो होता है ट्यूबर के द्वारा, और आम में जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो होता नहीं है, इसमें होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आम का जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली सीड के द्वारा होता है, या फिर अगर हम लोग करवा सकते हैं तो ये ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोग इसमें करवा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्यूबर वाला ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये पूछा गया था 2025 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 ये कहता है मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या है। अब संलग्न समूहों का मतलब हम लोग समझाएं बच्चों कि अगर हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है तो आप उसका निकालो कि अगुणित में कितना हो सकता है, यानी कि एन हैप्लॉइड कंडीशन में कितना हो सकता है। समझते हैं बच्चों, अगर मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम का मतलब है गुणसूत्र का मतलब ये 2n डिप्लॉइड के कंडीशन में है। अगर हैप्लॉइड का कंडीशन यानी कि अगुणित का, ये द्विगुणित कंडीशन में हमको 46 मिलता है। अगर हम लोग अगुणित कंडीशन का बात करें जहां पर हमको क्रोमोसोम जो बच्चों वो 23 क्रोमोसोम मिलता है। और जब भी हम लोग संलग्न समूह का बात करते हैं तो किसी भी क्रोमोसोम का अधिकतम भी अगर वो बराबर होगा ना तो वो अगुणित के बराबर होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे बच्चों, मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या 46 के बराबर होता है, नहीं, कभी भी 2n यानी कि द्विगुणित के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। 22 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी यानी कि 23। आपको ये चीज याद रखना है कि संलग्न का जो समूह होता है, संलग्न का समूह ये हमेशा बराबर होता है अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर, अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, यह पूछा गया था 2025 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है। गुणसूत्र की अगर हमको मूल संख्या को अगर दर्शाना है तो क्या हम लोग n से दिखाएंगे, 2n से, 4n से, या फिर n/2 से। तो जब भी हम लोग बच्चों गुणसूत्र की मूल संख्या का बात करते हैं तो हमेशा हम उसको अगुणित के कंडीशन से दिखाते हैं, जिसे कहा जाता है n, और 2n का मतलब होता है बच्चों द्विगुणित। तो जब भी अगर हम लोग बात करते हैं
कि निम्न में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है, तो मूल संख्या को दर्शाने के लिए बच्चों हम लोग हमेशा अगुणित यानी कि n की कंडीशन से दिखाते हैं। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन लिंग संलग्नता गुण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक कैरेक्टर। कौन जो सेक्स लिंक कैरेक्टर है, क्या रक्तलाप एनीमिया है, वर्णधाता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, गंजापन यानी कि बार्डनेस, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक कैरेक्टर। अगर हम लोग समझते हैं बच्चों क्या एनीमिया सेक्स लिंक कैरेक्टर है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर बार्डनेस। अगर हम लोग इसमें ऑप्शन समझेंगे बच्चों, एनीमिया जो है यानी कि रक्तलाप, ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, यानी कि अगर हम लोग गुणसूत्र का अगर हम लोग संख्या अगर समझेंगे, टोटल 23 पेयर में से 22 पेयर जो होता है बच्चों वो ऑटोसोम होता है, और उसी ऑटोसोम के वजह से हमको उसमें डिफेक्ट के वजह से हेमोग्लोबिन कम बनने के वजह से एनीमिया बीमारी होता है। अगर हम लोग कलर ब्लाइंडनेस देखेंगे बच्चों, ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, और अगर हम लोग गंजापन देखें ये जेनेटिक डिजीज तो होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस तो हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्नता है। इसमें हम लोग दो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और बार्डनेस के थ्रू, लेकिन एनीमिया जो होता है बच्चों वो होता है ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, ये पूछा गया था 2025 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। समझते हैं बच्चों एटाविज्म का क्या मतलब है। अगर मान के चलते हैं कि कुछ वैसा कैरेक्टर, कुछ वैसा गुण जो हमारे पूर्वजों में तो था लेकिन अब वो गायब हो चुका है, लेकिन वापस से अगर हमारे जनरेशन में आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को एटाविज्म कहते हैं। एग्जाम्पल का मतलब हम लोग समझते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों में पूंछ पाया जाता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो वो पूंछ धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन आज के जनरेशन में अगर किसी बच्चे वो पूंछ का अगर निर्माण हो रहा है, इसी कंडीशन को कहा जाता है बच्चों एटाविज्म। और एक उदाहरण समझते हैं, अगर मान के चलते हैं कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे उनमें क्या था, उनमें कान हिलाने का एक गुण था, वो अपने कान को ये मूव करवा सकते थे। अब वो तो धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन अगर वापस से अगर इस जनरेशन में किसी का वैसा गुण आ रहा है तो इसे कहा जाता है एटाविज्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। ऑप्शन से समझते हैं, घुंघराले बाल, लंबे हाथ, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, बच्चे में जन्म के समय से छोटी पूंछ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसको अच्छे ध्यान से देखिएगा, और जहां पर भी दिक्कत होगा बच्चों आप जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।